नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू कोऑपरेटिव सेक्शन पे, जितने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये एमसीक्यू। ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है, वो आप देख लें। प्लेलिस्ट में जाके सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर जाके डिफरेंट सेक्शन बनी है। पॉलिटी की अलग से है, ओके, हिस्ट्री की अलग से है, कोऑपरेटिव सेक्शन पे अलग से है और एमसीक्यू की अलग से है, ठीक है। और जो बुक मेरी मार्केट में आई है उसकी जो है कैसे उसको पढ़ना है और सिलेबस को डिकोड किया है कोऑपरेटिव सेक्शन और फुल सिलेबस को, वो भी जाके देखें, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को ताकि हमें मोटिवेट। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस डिस्कस एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कोऑपरेटिव इन इंडिया फॉलो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आपने बताना इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है कोऑपरेटिव फॉलो करती है इंडिया में। ओके, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज, यूनिटरी और या फिर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पावर बट मीन सेंटर एंड स्टेट्स। और इसमें क्या होता है? पावर ट्रांसफर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग से पावर्स रहती हैं और स्टेट गवर्नमेंट की अलग से रहती हैं। और आपको पता है कि आपने जैसे पढ़ा कि स्टेट की अलग से एक्ट भी होते हैं, ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग से सेंट्रल रजिस्ट्रार होता है और स्टेट का स्टेट रजिस्ट्रार होता है, ठीक है। तो अलग अलग पावर दी गई है, इसलिए हम इसको क्या टिक करेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टेट वाले अलग से लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल वाले अलग से बना सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फेडरल स्ट्रक्चर का रोल प्ले करती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे रहा, विच आर द फॉलोइंग एक्ट स्ट्रक्चर्स एंड शेप द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा एक्ट जो है जिसने एक शेप दी कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया को, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको पता है कि इंडिया में कोऑपरेटिव एक्ट जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर में ही, ठीक है, 1904 और 1912 ये स्टार्टिंग के एक्ट आए थे। इनके प्रोविजन आपने याद कर देने बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो इनमें से ये आंसर है ही नहीं, ठीक है। ये वाला भी नहीं आएगा और लैंड वाला भी नहीं आएगा, ये भी नहीं। तो आंसर कौन सा आएगा? ये वाला, ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, ठीक है। इसी एक्ट ने तो स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर और शेप दिए थी ना कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो बोला कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रक्चरली और शेप किसने दी थी? तो वो इस वाले एक्ट ने दी थी, ठीक है। बी पार्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। आपने बताना कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया 1947 के बाद, ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट के रिलेटेड ये कौन सी बात सही है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसका, 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैज रिकमेंडेड अ नेशनल पॉलिसी ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है 1984 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया टू रिमूव द प्लेथोरा ऑफ डिफरेंट लॉज गवर्निंग सेम टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो 1984 में आपको पता है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट इंडिया में पास हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ओनली 1, ओनली 2 या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट राइट आंसर है वो है आंसर सी, ठीक है। दोनों इंफॉर्मेशन जो है वो सही हैं, ठीक है। इसमें जो है आपने याद रखना कि 1984 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट इंडिया में लाया गया था, ठीक है। ये वही बात चल रही है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऑब्जेक्टिव बताने आपने नेशनल पॉलिसी कोऑपरेटिव 2002 वाली, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, नेशनल पॉलिसी 2002 में क्या क्या ऑब्जेक्टिव का था और कौन कौन से प्रोविज़न है, ये आपको याद होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस किया है। तो देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रमोशन टू डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स, कि जितनी भी कोऑपरेटिव होंगी उनकी डेवलपमेंट और प्रमोशन का काम करेगी, ये पॉलिसीज में लिखा है। या फिर रिडक्शन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस। रीजनल इम्बैलेंस मतलब हो गया कि रीजनल लेवल पे जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है कोऑपरेटिव्स में, उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है। सी पॉइंट जो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन देनी है, ट्रेनिंग देनी है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करिए, ठीक है। तो एजुकेशन करना कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ट्रेनिंग देनी, ये सारा काम जो है नेशनल पॉलिसी में लिखा गया है, ठीक है। और इसका आंसर जो है डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। वो ये सारे आपने याद कर देने। वैसे नेशनल पॉलिसी अगर एक बार आप याद कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव सिंपल से निकल जाएंगे। डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे हम अभी, क्योंकि सबको साथ लेके चलना, सबका साथ सबका विकास लेके चलना है। ओके,
डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन भी डालेंगे हम, बट पहले से थोड़ा आसान वाले क्वेश्चन निकाल देते हैं, फिर डिफ़िकल्ट लेवल पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने बताना है कि कोऑपरेटिव को लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगा इधर। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, तो आपको ये याद होना चाहिए। आर्टिकल 43 में जो है क्या लिखा है, इसमें लिखा है लिविंग वेजेस इट्सेट्रा फॉर द वर्कर। ठीक है, और राइट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव जो है एक फंडामेंटल राइट है जिसको डाला गया है कहाँ पे, आर्टिकल 19(1)(c) क्लास में। ठीक है, तो ये आपको फैक्चुअल डाटा पता होना चाहिए। आर्टिकल 43 और आर्टिकल 19 ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी पोजीशन है। ठीक है, तो ये दोनों इज बोथ आर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो सी, बोथ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी फीचर नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ठीक है, तो फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव या कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में डिस्कस किया था, और आपको क्वेश्चन देख के एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पे पूछा है नॉट। ठीक है, कभी पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स, तो इस पर काफ़ी फोकस करना है आपने। यहीं से क्वेश्चन 4-5 आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर काफ़ी फोकस करना है। जहाँ पे इनकरेक्ट लिखा होगा, करेक्ट लिखा होगा, नॉट लिखा होगा, ट्रू लिखा होगा, ठीक है, फॉल्स लिखा होगा, तो ये काफ़ी ध्यान देना है। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बीच में ये नॉट नहीं देखा ना तो एक नंबर वैसे चला जाएगा, आता तो क्वेश्चन भूल जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता भी हो तो 1 मिनट लगा लिया करो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी 1 मिनट होता है आपके लिए। ये नहीं क्वेश्चन देखा, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, या यस ये नहीं है, ये टिक कर दिया, तो बाद में पता चला कि इसमें पूछा है नॉट। ओके, देखो इसका वॉलंटरी मेंबरशिप आपको पता है कि ये फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, लीगल स्टेटस भी है, लिमिटेड लाइबिलिटी भी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या है, फीचर्स है। लेकिन प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं होता है, ये सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, सर्विस मोटिव जो होता है किसका, कोऑपरेटिव का। ओके, इट इज़ नॉट फॉर द प्रॉफिट ओरिएंटेशन। ओके, आल्दो ये प्रॉफिट कमाते हैं तभी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती हैं। ओके, बट ये है कि ओरिएंटेशन इनका प्रॉफिट वाला नहीं होता है जैसे बाकी मार्केट चलती है। इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये वन मैन वन वोट जो है ये आपको पता है कि किसने दिया था, मैकलेगन कमेटी ने। ठीक है, मैकलेगन कमेटी कब बैठाई गई थी, 1914 और 15 के बीच में। ठीक है, 1915 में, 1914-15 में। और इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिया था, वन मैन वन वोट। ठीक है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो इसमें से आपको बताना चाहिए आंसर इज ए पार्ट जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, मतलब डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब हो गया बाय द पीपल फॉर द पीपल, वहां पे भी इलेक्शन होते हैं, वहां पे भी वोटिंग का राइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है जो कि प्रोटेक्ट करती है क्या, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। ठीक है, कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, उसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव भी आती है। वही बताना आपने कि कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो प्रोटेक्ट करती है किसका, इंटरेस्ट, कंज्यूमर का। तो नाम से पता चल गया आपका, तो जहां पे कंज्यूमर दिख जाए वहां पे टिक कर दो। ओके, लेकिन याद रखना कंज्यूमर फॉरम नहीं है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, प्रोड्यूसर तो है ही नहीं, प्रोड्यूसर होगा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो इसका आंसर बी पार्ट जो है राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ये हमने डिस्कस ऑलरेडी किया शायद से, जस्ट वेट, यस जस्ट वेट, यस ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इनमें से आपने बताना है कि करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है। ठीक है, दोनों में से। ठीक है, इट इज ऑटोनोमस एसोसिएशन, आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटरली, इसमें वॉलंटरी होकर आते हैं, टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एस्पिरेशन थ्रू द जॉइंटली ओन एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। इसकी डेफिनेशन ही है, तो इट इज अ राइट। लेकिन दूसरा क्या है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी गवर्नमेंट, टिपिकली वन हुज पर्पस इज टू एड्रेस सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। तो देखो पॉलिटिकल न्यूट्रल होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो पहले ही हमने बोला था। कोऑपरेटिव सोसाइटी की फीचर थी ना, पॉलिटिकल कोऑपरेटिव
पॉलिटिकल और रिलीजियस जो है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी चल सकती। तो यहाँ से इसका आंसर गलत हो गया। पीछे तब भी एनजीओ हम बोल सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं, इधर से ही क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, बी पार्ट नहीं, इसका आंसर सही ये है। इससे डेफिनेशन आपने रट लेनी है जैसे भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपको पता होना चाहिए। ये तो फुल स्क्रीन पे नहीं आएगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। आपने सेट मैच करना है। ठीक है, इनमें से जैसे इसका जो सेट आएगा 1954, ओके, चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी 1990, और मिर्दा कमेटी कब आई, जगदीश कपूर कमेटी जो है कब आई, इसको जो मैच करना है। ठीक है, इसको रहने देते क्वेश्चन को, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सिंपल से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, अपेक्स सोसाइटी मींस डैश लेवल ऑफ सोसाइटी। अपेक्स मतलब हो गया अपेक्स लेवल पे। देखो जे की जैसे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, तो स्टेट लेवल पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो क्या होगी, अपेक्स बॉडी होगी। ठीक है, स्टेट पे, स्टेट नेशनल लेवल पे तो होती है, लेकिन जब आएगा अपेक्स सोसाइटी उसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो गया स्टेट। ओके, स्टेट के बाद कौन सी आती है, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी विद विलेज लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि स्टेट के हर एक स्टेट के अपने अपने एक्ट होते हैं। ठीक है, तो नेशनल टिक करके नहीं आना है, अपने स्टेट करना है। तो अपेक्स बॉडी स्टेट में कौन सी होती है, ठीक है, तो वो आती है स्टेट लेवल पे। ओके, डिस्ट्रिक्ट तो वैसे भी नहीं आएगा, विलेज भी नहीं आएगा, क्योंकि स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट और फिर विलेज। और बैंक भी आपने ऐसे ही पढ़ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और विलेज कोऑपरेटिव बैंक में पैक्स। ठीक है, तो पैक्स बॉडी यही आती है स्टेट। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इज फिक्स्ड बाई। ठीक है, तो इसको कौन फिक्स करता है, रजिस्ट्रार। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस शेड्यूल में इसको इंक्लूड किया गया, कॉर्पोरेशन को, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो ये शेड्यूल जो है 7 में। ओके, नेक्स्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। तो आपने बताना है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट जो है, ठीक है, इसको कब इनेक्ट किया गया था। ठीक है, क्या पूछा है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। तो ये आपको पता है कि 1904 में क्रेडिट आएगा ये, और 1912 वाला आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ठीक है, ये काफ़ी बार डिटेल में डिस्कस कर दिया हमने, बहुत बार किया है, ये आपको टिप्स पे हो जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और ये थे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब बाकी जितना भी हो नेक्स्ट सेट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और जितने भी लेक्चर आ रहे हैं सब जितने भी आएंगे, अब एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पे भी। ठीक है, वो सर लेके आएंगे, और पॉलिटिकल लेक्चर पूरे देखें, क्योंकि उसमें जितने भी